नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश के इस अंक में। हम लगातार आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों से जुड़ी हुई सारी खबरें सटीक विश्लेषण के साथ आपको पहुंचा रहे हैं और ये हम लगातार जारी रखे हुए हैं। तो हरियाणा में इतिहास रचा है भाजपा ने और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ऋतु। धन्यवाद निखिल। और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बाकायदा कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को इस महाविजय के लिए आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद किया है। बताएंगे आपको और क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। विकास और सुशासन की राजनीति की जीत, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर गर्व। अब से कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जनता का जताया आभार। कहा किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने बीजेपी सरकार के काम पर लगातार तीसरी बार लगाई मुहर। पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। हरियाणा में सत्ता विरोधी रुझान का नैरेटिव हुआ खारिज। तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण सच्चाई से कोसों दूर। बड़ी जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत। सीएम पद के लिए फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के नाम को किया आगे। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटी। 29 सीट पर भाजपा की जीत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर में भाजपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। डेटा अपडेट करने में देरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मिनट टू मिनट डिटेल के साथ दिया करारा जवाब। आरोपों को बताया गैर जिम्मेदाराना, निराधार और दुर्भावनापूर्ण। और इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हरियाणा का हृदय से आभार। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने दरअसल कार्यकर्ताओं को भी इस जीत के लिए जिम्मेदार कहा और कहा उनको दरअसल उनको बधाई दी। और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस महाविजय के लिए अथक परिश्रम और पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आपने न केवल राज्य की जनता जनार्दन की भरपूर सेवा की है, बल्कि विकास के हमारे एजेंडे को भी उन तक पहुंचाया है। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव बहुत खास रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद पहली बार हुए इन चुनावों में भारी मतदान हुआ, जो लोकतंत्र में लोगों की आस्था को दर्शाता है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को बधाई देता हूं। और जम्मू कश्मीर में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मुझे जम्मू कश्मीर से भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया है और हम पर भरोसा जताया। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे।
मैं अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में JKNC के सराहनीय प्रदर्शन के लिए भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हरियाणा में भाजपा रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में भाजपा ने अकेले ही स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में नायब सिंह सैनी हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। नायब सिंह सैनी ने इस प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। तो बीजेपी सरकार के काम पर लगातार तीसरी बार जनता की मुहर, और हरियाणा में इतिहास रचा है। भाजपा ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट बहुमत के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है, यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है। एक्स पर लिखा। पीएम ने समर्पण भाव से काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जीत ये बताती है कि हरियाणा की जनता ने सुशासन और विकास को लेकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर चुनाव किया है। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ इस महाविजय, इस प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया कि जिस सेवा भाव के साथ कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे थे, ये उसका असर है कि इतनी बड़ी जीत, यानी कि रिकॉर्ड जीत, 52 साल में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है किसी पार्टी की। तीसरी बार सत्ता में वापस आने की ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी के साथ अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को एक बार फिर इस प्रचंड जीत के साथ उत्साह, ऊर्जा और एक तरह से आभार व्यक्त करेंगे उन तमाम कार्यकर्ताओं का देश भर में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड जीत को संभव बनाया। निश्चित तौर पर यह इतिहास रचा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अपने कार्यकर्ताओं से जो भाजपा का कार्यालय है दिल्ली में, मुख्यालय, वहां पर मौजूद होंगे, रूबरू होंगे। और चुनाव में कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, और जीत का सेहरा उनके सिर भी बंधा है। बीजेपी सरकार के काम पर लगातार तीसरी बार जनता ने मुहर लगाई है। हरियाणा से बड़ा जनादेश बीजेपी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट बहुमत के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है, कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। पीएम ने लिखा है कि यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। पीएम ने समर्पण भाव से काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और आगे भी लगातार काम करने के लिए और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा को हरियाणा में मिली एक ऐतिहासिक जीत, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जन आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री का। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो इस जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस जीत में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, और ये टैली है दरअसल हरियाणा की, इसको समझने की जरूरत है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीटों के साथ उसने जीत हासिल की है। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। आम आदमी पार्टी और जेजेपी 0 सीटें मिली है इनको, और इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें, जबकि निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई है। 46 का आंकड़ा जो मैजिक फिगर था वो था, और 48 के साथ में बीजेपी ने एक बार यहां पर पिछली बार से 8 सीटें अधिक जीती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, इस बार 48 सीटें मिली है। कांग्रेस ने भी 3 सीटों की बढ़त हासिल की है, लेकिन वो 37 पर आकर अटक गई। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और कह रही थी कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, उसको जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है और उसको एक भी सीट नहीं मिली है। और यही हाल जनता जेजेपी का भी हुआ है और उसको भी एक भी सीट नहीं मिली है। आईएनएलडी को महज 1 सीट से उसको केवल 1 सीट मिली है, 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। निर्दलीय 3 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनमें से भी 2 निर्दलीय भाजपा के तरफ ही
जाएंगे और ये पहले से तय है कि वो भाजपा की तरफ जाएंगे। तो ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 48 सीटें हैं उसमें भाजपा 27 मौजूदा सीटें बचाने में कामयाब रही है, तो 22 नई सीटें भी जीती है और इनमें से 9 नई सीटें जाटों के गढ़ से जीती हैं। तो हरियाणा में भाजपा की इस रिकॉर्ड जीत के कई ऐसे फैक्टर हैं जिन पर लगातार चर्चा भी की जा रही है और विश्लेषकों से उस पर चर्चा जारी भी है, क्योंकि जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने तीसरे टर्म में, इसका मतलब तीसरे टर्म की शुरुआत के साथ जीती है, तो ये निश्चित तौर पर तीसरे टर्म में नई जिम्मेदारी के साथ, नए उत्तरदायित्व के साथ एक बार फिर देखने को मिलेगा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर, ये सभी को उम्मीद है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। नायब सिंह सैनी ने 16,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है और भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाएं, युवाओं ने भाजपा के कामों पर तीसरी बार मुहर लगाई है। आविष्कार किया है, आविष्कार मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा की जनता ने तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। इस बड़ी जीत का श्रेय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा चुनाव में पहले से ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती आई है। एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा में जन्म हुआ नायब सिंह सैनी का। मुजफ्फरपुर बिहार से बीए और एलएलबी की डिग्री। तो 2002 में भाजपा में युवा मोर्चा अंबाला के जिला महामंत्री बने। 2005 में भाजपा युवा मोर्चा अंबाला के जिला अध्यक्ष बने। 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। तो यानी कि जिसको कहते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने शुरुआत की, लगातार भाजपा के साथ जुड़े, मेहनत करते रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से उनको हार मिली, यानी कि पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो लड़कर चुनाव वो हारे। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा से ही वो विधायक चुने गए। तो एक लंबा संघर्ष का उनका इतिहास रहा है, लंबा संघर्ष भरा जीवन रहा है। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। तो हरियाणा का ये नायब है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से 4 लाख वोटों से जीते। नायब सिंह सैनी 2019 में सांसद के तौर पर चुने गए और अक्टूबर 2023 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो बड़ी जिम्मेदारी उनको 2023 में मिली। अक्टूबर 2023 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 12 मार्च 2024 को हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने। और अब उनकी अगुवाई में लगातार तीसरी बार भाजपा ने चुनाव जीतने का श्रेय उनको दिया जाएगा, क्योंकि इस बार इतिहास रचा है। 52 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में बीजेपी ने सरकार रिपीट की है तीसरी बार। जी, और इस प्रचंड जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर देखा जा सकता है। वहां से जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक लेकर आ रहे हैं। जश्न की तस्वीरों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं राजेश राज, वहां पर मौजूद है। राजेश, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनकी ऊर्जा में एक नया उत्साह भरेंगे। किस तरह से वहां कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस जीत को लेकर खुशी तो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजे किस तरह से एक नई ऊर्जा लेके आए हैं लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जो प्रचंड जीत मिली है, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के मनोबल और उत्साह को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के जो हैं वो आरोप लगते रहे, तरह तरह की बातें होती रही, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए हरियाणा में जिस तरीके से विपक्ष को हम कह सकते हैं कि बुलडोज कर दिया, वॉश आउट कर दिया और नायब सैनी
जो कुरुक्षेत्र के सांसद रहे हैं, कभी नवीन जिंदल को उन्होंने हराया था, उनके नेतृत्व में यह चुनाव हुआ। और उसके बाद हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का श्रेय वाकई नायब सैनी को जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, वो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नायब सैनी और प्रधानमंत्री मोदी का एक चमकदार चेहरा जो है वो हरियाणा में प्रचंड जीत का गवाह बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जहां मैं मौजूद हूँ ऋतु, यहाँ पर लोग अपने हाथों में कट आउट लगा करके आए हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस। यह एक नया स्लोगन। राजेश अगर वो तस्वीरें हमें आप दिखा सके तो अच्छा होगा। दर्शक देखेंगे कि दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पे किस तरह से कार्यकर्ता पूरे उत्साह में पहुंचे हैं तैयारी के साथ। जी देखिए ऋतु, ये जो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और गाजे बाजे और बैंड से वो जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी जो बैंड है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ा शोर शराबा जो है वो यहाँ पर चल रहा था और दोपहर से ही आतिशबाजी का आलम जो है वो भी चल रहा था। कुछ देर पहले हमने देखा कि आकाश में ठीक हमारे पीछे आतिशबाजी का शोर जो है वो आकाश में जो है वो देखा जा रहा था। अब इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का कि पीएम मोदी आएंगे और क्या कुछ कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में मिली प्रचंड जीत और कश्मीर में मिली सफलता जो है वो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे। और अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी अक्टूबर नवंबर में होंगे, उसके पहले यह जीत कहीं ना कहीं रामबाण का काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं के उत्साह को आप देख सकते हैं कि हमारी बाईं तरफ पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं ये कार्यकर्ता, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहीं से उनका काफिला जो है वो गुजरेगा और यहीं पर पीएम मोदी को देखने के लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ कि ये जो हाथों में झंडे लेकर और ये जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर भीड़ जो है वो एकत्रित है और बस अब इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का कि वो आएंगे और क्या कुछ कहते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। निश्चित तौर पर निगाहें टिकी रहेंगी। पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेगा, खासतौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित है। भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर रहे। जो तस्वीरें आपने दिखाई ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और वो कहानी कुरुक्षेत्र में भी बयां हो रही है, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं। और नीरज, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न का जो माहौल है, कुरुक्षेत्र में आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप हमको बताएंगे और क्या जानकारी हमें देंगे? नीरज, इसी के साथ सुबह 7 बजे जब हमने शुरुआत की थी तो नायब सिंह सैनी आपके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने एग्जिट पोल के बावजूद अपनी इस जीत के लिए वो आश्वस्त थे कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एक बम्पर जीत देने जा रही है हरियाणा में, और वो सही साबित हुआ। देखिए, बिल्कुल सही साबित हुआ। और ऋतु, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे थे और वो कॉन्फिडेंस उनका बताता है कि पिछले 1 महीने के अंदर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह हैं, वो यहाँ पर लगातार कैंपेन कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे थे। हालांकि तमाम तरह के जो एग्जिट पोल हैं वो जरूर चिंतित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे रहे, दिन रात यहाँ पर काम करते रहे और उसी का नतीजा है कि इस तरह का जो परिणाम है वो निकल कर सामने आया। ये कह सकते हैं कि एक इतिहास रचा गया है कि 3 बार लगातार एक ही पार्टी की सरकार हरियाणा राज्य में है। दूसरी, इस समय अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा लाडवा में है। लाडवा में एक छोटा सा जो रोड शो है वो रखा गया है। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। जनता का जो आशीर्वाद है वो नायब सिंह सैनी जनता से ले रहे हैं। ये जो जीत है कई मानों में कई सारे सवाल भी ऋतु छोड़ के जाती है। आप देखें कि आम आदमी पार्टी ने आनंद फानन में यहाँ पर चुनाव लड़ा। पहले कांग्रेस से गठजोड़ की बात चलती रही, लेकिन जब गठजोड़ की बात पूरी नहीं हुई उसके बाद आनंद फानन में चुनाव लड़ा। आप आज के अगर परिणामों को देखें, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, जैसे हम फरीदाबाद की बात करें,
पलवल की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, यहाँ आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। आने वाले समय में दिल्ली का भी चुनाव है, तो ये भी एक परिणाम है। दूसरी अगर जेजेपी की बात करें, जेजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी और सरकार के साथ भागीदार थी, इस बार 0 पर स्थिति है। तो ये कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े भी करते हैं राजनीतिक चिंतनों के सामने। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो ओबीसी और ख़ासतौर से जो दलित समुदाय के जो लोग थे उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। हमने कई सारी अपनी जो रिपोर्ट क्या बोले हरियाणा में दिखाई थी, तमाम ज़मीनी हकीकत दिखाई थी, अनुसूचित जाति के लोगों के पास भी गए थे। वो बताते थे कि किस तरीके से जब से यहाँ कांग्रेस की हवा चली है, जो एक खास समुदाय के लोग हैं एक तरीके से अग्रेसन दिखा रहे हैं, तो वो भी एक डर उनके दिमाग में और जहन में बैठा हुआ है। दूसरी आप सीटों का बंटवारा देखें, अगर कांग्रेस की आप देखें तो 32% सीटें जाट जो उम्मीदवार हैं उनको दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 17 सीटें दी थी। इसके अलावा जो सामान्य सीटें 39% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य उम्मीदवारों को दी थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से मात्र 18% जो सीटें हैं वो सामान्य उम्मीदवारों को दी गई थी और एससी और ओबीसी की ऑलमोस्ट बराबर स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अचानक से जिम्मेदारी देना राज्य की और मनोहर लाल खट्टर को हटाना, ये भी एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो ओबीसी समुदाय के जो वोटर हैं वो एक तरीके से एकमुश्त हो गए। और कुमारी सैलजा, जब यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों से हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि कुमारी सैलजा माननीय सांसद हैं, सांसद होने के नाते तब भी हुड्डा ग्रुप उनके ऊपर इस तरह की जो टिप्पणी है, जाति सूचक टिप्पणी है या अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, तो आम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो ये तमाम फैक्टर थे जो इस बार चुनावों में दिखाई दिए। और इतना ज़रूर कहेंगे कि नायब सिंह सैनी सर्व सुलभ हैं, हर व्यक्ति के पास चले जाते हैं, चाहे कोई रूठा हो उसके घर जाते हैं, उसे मना लेते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हैं और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हासिल किया। ऋतु बिल्कुल नीरज, हरियाणा में नायब सिंह का नया चेहरा, इसी के साथ जाट वर्सेस गैर जाट का फॉर्मूला, टिकट बदलने की जो एक तरह से रणनीति थी उसके भी बड़े असर दिखाई दिए, क्योंकि 25 टिकट बदले जिनमें से 16 सीटें जीती गई हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले चुनाव के दौरान किए, जिनका एक बड़ा असर बड़ी प्रचंड जीत के तौर पर दिखाई दिया है। नीरज आपका और राजेश आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जुड़े रहिएगा, हमारे साथ होगी चर्चा जारी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश। हम आप बात कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों की। बात सबसे पहले हरियाणा की अगर करेंगे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नतीजों को आश्चर्यचकित करने वाला बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने नतीजों की जांच कराने की भी बात कही है। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। तो आश्चर्यचकित हुई है कांग्रेस और आश्चर्यचकित हुए हैं हुड्डा साहब, ये निश्चित तौर पर है। और ये सारे दरअसल जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे, जिन लोगों ने भी लगाए थे, जिस तरह से एग्जिट पोल्स जो आए थे उनको भी धता बताते हुए जो जमीनी कार्यकर्ता था बीजेपी का, दरअसल ये बीजेपी का कहना है कि वो लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि जीत उनको मिलेगी और फिलहाल इतिहास रचा गया है हरियाणा में। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, धनंजय गिरी जी जुड़े हुए हैं, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आए और ये जानना समझना चाहें कि ये तो बात कही जा रही है कि सुशासन की जीत है, अच्छा शासन रहा है, तमाम वादों को पूरा किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई कुछ ऐसी रणनीति रही आप लोगों की जिसकी वजह से जीत हासिल हुई? पूर्वानुमानों को धता बताते हुए एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे। निखिल जी, देखिए, जनता के पहले तो सबसे पहले जीत की बधाई आपको, चैनल पे, पैनल पे और तमाम। ये हरियाणा की जनता की जीत है, जन सरोकार की जीत है। और अगर आप इसको सूक्ष्मता विश्लेषण में जाएंगे तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की राजनीति पर दर्पण हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर समाप्त हुआ है और प्रो इनकम्बेंसी का एक नया दौर शुरू हुआ है। हरियाणा में कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, और हमने कांग्रेस की चीप ट्रिक को नकार करके जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हैट्रिक बनाई हमने। जनता ने कांग्रेस की जातिवादी जिलेबी को नकार दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में जिन 12 विधानसभाओं पर प्रचार किया उसमें से 8 में कांग्रेस हार गई है। जनता ने कांग्रेस और राहुल गांधी की झूठी गारंटियों को नकार दिया है। जनता ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। इसलिए जनता कांग्रेस और राहुल गांधी के झूठ की राजनीति में फंसी नहीं। आप हरियाणा की बात देखेंगे तो लगातार सारे, इसके पहले भी आप एग्जिट पोल के नतीजे उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी थी, लेकिन तीनों जगह हमने सरकार बनाई। कांग्रेस को भी हार का अंदाजा था, इसलिए आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज के महत्वपूर्ण दिन विदेश में है। ये लोकतंत्र में उनकी कितनी आस्था है इसे पता चलता है। किसानों, जाटों और पहलवानों के कंधे पर बंदूक चलाने की जो कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी ने की, जनता ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्या किसान हो, जाट हो, पहलवान, कांग्रेस की विभाजन कार्यनीति को सबने धत्ता बता दिया। यहाँ तक कि हमारे वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारे सब वोटों की संख्या बढ़ी है, सीटों की संख्या बढ़ी है। 14 से 19 से आज हम ज्यादा सीटों के साथ खड़े हैं। इसलिए आप अगर कहें इसको डिटेल में जाना चाहें तो जन आकांक्षाओं की जीत है, जन भावनाओं की जीत है, जन सरोकार की जीत है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यहाँ पे सरदारी नहीं आती। कांग्रेस अब जाति विशेष का प्रभुत्व कायम करना है, परिवारवादी राजनीति के दिन खत्म हुए। और अगर आप हरियाणा में बात करें तो हुड्डा कांग्रेस की शैलजा कांग्रेस की सुरजेवाला कांग्रेस में किसी के लिए दलितों को कांग्रेस ने कदम कदम अर्पण हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अंतिम दिन बुलाया गया। 2019 में 17 दलित बहुल सीटें जो हम सिर्फ 5 जीते थे, इस बार हमने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के नियमन की ये लगातार जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नायाब किए गए जनसंपर्क और कार्यों का जनता ने आशीर्वाद दिया है, भर भर के हमें वोट दिया है। भाजपा के पास सेवा का जज्बा है। कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ती है, हम सेवा के लिए मरते हैं। तो हमारी सेवा की भावना को जनता ने सराहा है और जो कांग्रेस का जो सत्ता के भाव था इसको जनता ने अच्छे से पहचाना है। इसलिए कांग्रेस ने जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। फरेब के दिन खत्म हुए और वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। कांग्रेस कुछ परिवारों के बल पर और कुछ उन्माद के बल पर और तुष्टीकरण के बल पर जो सरकारें बना करके ले आती थी, आज के डेट में जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का एक साथ जो चीनी पानी का सम्मिश्रण हुआ है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी वोट आए हैं
वो जनता के आशीर्वाद से आए हैं, हमारी नीतियों के पर जनता की मुहर लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में आप देखेंगे ही कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के बीच। जी धनंजय जी, निखिल जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बीजेपी सेवा के लिए काम करती है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, चुनाव में जीत हार होती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का अभी भी ये कहना है, नतीजों को लेकर कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये कितना ठीक है? क्या हार या जीत पर एक मंथन होना चाहिए, कारणों को सोचना चाहिए, बैठ के समीक्षा होनी चाहिए, या इस तरह के आरोप लगने चाहिए? ऋतु जी देखिए, हार या जीत पे चिंतन जरूर होना चाहिए, जो भी पार्टी की हार हो, जो भी पार्टी की जीत हो, लेकिन ये हमें भी समझना है कि एक लोकतंत्र में ये कांग्रेस पार्टी का या उसके किसी भी समर्थक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि चुनाव प्रणाली में कोई गड़बड़ हुई है तो वो उस पर आवाज उठा सके, एक अदालत का दरवाजा खटखटा सके। अब बीजेपी इस चीज को इस तरीके से दिखाना, भाजपा इस चीज को इस तरीके से दिखाएगी कि कांग्रेस से अपनी हार नहीं कबूल करी जा रही है, लेकिन मैं याद दिला दूं देश की जनता को, जो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, किस तरीके से भाजपा ने अपने ही बंदे को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के बैलेट पेपर में घपला करके बाद में पर्चियां फाड़ के अपने बंदे को मेयर नियुक्त करा था। तब भी कांग्रेस ने ऐसे ही सवाल उठाए थे, तब भी भाजपा के नेताओं ने आके यही कहा था कि इनसे हार स्वीकार नहीं हो रही है, और बाद में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मेयर बनाया। तो अगर चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी गलत हुआ है तो कांग्रेस पार्टी अगर उस पर आवाज उठाना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक और बात, ताकि दर्शकों को कांग्रेस पार्टी का भी एक व्यू पता लग सके, आप ये देखिए कि आज सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई है, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पे लीड कर रही थी। उसके कई घंटों तक काउंटिंग बहुत स्लो हो गई और उसके बाद एकदम ही 11 बजे तक पूरा ही परिप्रेक्ष्य बदल गया और भाजपा 45 के करीब थी, 45 से 50 के करीब थी, कांग्रेस पार्टी 30 से 35 के करीब थी। आज से पहले तक जितने भी एग्जिट पोल आ रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हो रही थी, जो राजनीतिक निखिल जी, ये कब 60 सीटों पर लीड कर रही थी? निखिल जी, जो चुनाव आयोग के आंकड़े थे, दरअसल उसको हम लोग भी चला रहे थे, चुनाव आयोग से ही आंकड़े थे, और ये जरूर है कि कुछ प्राइवेट चैनल्स जरूर उन आंकड़ों को वहां तक पहुंचाए हुए थे, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं और जहां तक मेरी याददाश्त है, किसी भी तरह से चुनाव आयोग के आंकड़े कभी भी इस तरह से नहीं दिखा रहे थे कि आपको 60 सीटों पर आगे दिखा रहे थे। तो ये, और चुनाव आयोग ने अभी जो आप लोगों का कंप्लेंट था उस पर एक मिनट टू मिनट जवाब दिया है। निखिल जी, जो चुनाव के आंकड़े और रुझान थे वो सामने अभी भी दिखाई दे रहे हैं, 48, 37 और नतीजे और रुझान। लेकिन हम ये कह रहे हैं, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जमीन पर हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस के बीच की जो एक तरह से अंतर्कलह, जो एक भिड़ंत थी, वो भी थी जमीन पर जो दिखाई दे रही थी? लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति में एक नकारात्मक राजनीति जो थी, उसकी वो एक बड़ा कारण रही है कांग्रेस की हार का। ऋतु जी, अगर आप कांग्रेस के इन मतभेदों को अंतर्कलह कह रहे हैं, तो बीजेपी में जो रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी गई, अनिल विज जी अपने चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले, मनोहर लाल खट्टर जी जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे इसी प्रदेश के, इसी भाजपा के, उनकी तस्वीर मैनिफेस्टो पे नहीं डाली गई, होर्डिंग्स में नहीं डाली गई। अब मैं उसे क्या बोलूं? क्या वो अंतर्कलह नहीं था? क्या उसमें आपस में बीजेपी में गुटबाजी नहीं थी? क्या बीजेपी के खुद के नेता इंडिपेंडेंट निर्दलियों की तरह नहीं खड़े हुए? क्या सावित्री जिंदल नहीं खड़ी हुई? क्या मल्टीपल और कैंडिडेट्स नहीं खड़े हुए? देखिए, अंतर्कलह और मतभेद हर राजनीतिक दल में होंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन सिर्फ इससे कोई चुनाव जीत या हार नहीं जाता। राजस्थान में मुझे याद है कि राजस्थान में जो चुनाव बीजेपी जीती है, आज कुछ सवाल नहीं है उस चुनाव पे कि ये सही था या गलत था। उस समय जब हर लिस्ट आ रही थी, 4 या 5 लिस्ट आई थी मेरे ख्याल से बीजेपी की, हर लिस्ट के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तरों में घुस के तोड़फोड़ करी थी, आगजनी करी थी। निखिल जी, 2 बातें आपने की है इतनी देर में। निखिल जी, पिछले 2 मिनट में 2 बड़ी बातें आपने की। पहली आपत्ति आपके बात पे जब आपने कहा कि 60 सीटें दिखाई गई, कहीं पे 60 सीटें नहीं आई कांग्रेस की, और हमारे सामने जो टैली चुनाव आयोग का चल रहा है, चुनाव आयोग के टैली से ज्यादा विश्वसनीय टैली कोई नहीं है। निखिल जी, कोई टैली ऐसा नहीं विश्वसनीय नहीं है। चुनाव आयोग उसकी तस्दीक कर रहा है। आप चुनाव आयोग तक पहुंचे, चुनाव आयोग ने उसे दुर्भावनापूर्ण बताया, उसने आपकी मंचों पे सवाल उठाए हैं। तो आप इस तरह से किसी संवैधानिक संस्थान पे सवाल नहीं उठा सकते बिना किसी सबूत के, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आप किसी संस्थान पे सवाल उठाना लोकतंत्र में गलत नहीं होता। देयर इज अ रीजन, वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं निर्वाचन आयोग के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ,
तो उसका एक रीजन है, एक कारणवश संविधान के निर्माताओं ने ये प्रोविजंस डाले थे अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के। ठीक है, चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया, जवाब धनंजय गिरी देंगे। ठीक है जी धनंजय जी। रितु जी, भारत की राजनीति में अगर किसी नेता को सजा हुई है चुनाव में मेल प्रैक्टिसिंग के लिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई है, और इस सजा में उनकी कुर्सी भी ओवरटर्न भी हुआ था। नहीं, एक सेकंड, वो ओवरटर्न भी हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने उसे ओवरटर्न करा था। तो वो सजा हुई है, तो ये कांग्रेस के कल्चर में सजा खारिज हो गई थी सर। राष्ट्रपति शासन लगाने वाली आप भ्रम फैला रहे हैं, सजा खारिज हो गई थी। ठीक है, बार राष्ट्रपति शासन लगाने, फिर भाई उस बात पे नहीं आऊंगा कि 2 जस्टिस खत्म हुए और फिर आकर के वो सुप्रीम कोर्ट जज बन गए और उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के केस को खत्म कर दिया और फिर वापस वो कोर्ट में चले गए। वापस गिरी जी, अगर ऐसे जजेस के नाम मैं भी लेने लग गया तो अभी वर्तमान की बात करते हैं। निखिल जी, आपने अपनी बात कही थी, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि एक जज का नाम आप कहिए तो बता दूंगा, और आप किसी एक जज का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कभी आया हो और फिर गया और फिर आया और फिर गया। आया राम चुनाव लड़ा है तो आपने हरियाणा में भी की थी, आया राम गया राम की राजनीति तो आपने हरियाणा में भी की थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज आपकी टिकट पे चुनाव लड़ा। स्टेबल राजनीति की जब शुरुआत हो रही है, एक सशक्त प्रदेश बन रहा है हरियाणा, लगातार विकास के लिए कुलनाचे भर रहा है, वैसी स्थिति में हरियाणा की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और लगातार दे रही है। देखिए, लोकतंत्र में हमने 2 सीटों से सफर शुरू किया था, लेकिन लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जीत को जनता का आशीर्वाद और हार को भी गले का हार समझकर हम लोगों ने लिया। लेकिन हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाए, हमने कभी ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ा, कभी चुनाव आयोग पर। आपने देश की कांग्रेस पार्टी ने देश की किस संवैधानिक संस्था को छोड़ा? यहां तक कि मीडिया चौथे स्तंभ को भी नहीं छोड़ा है। आपने किसको छोड़ा? पत्रकारों पर आपने रोक लगा दिया, एक लिस्ट जारी कर दी कि इन पत्रकारों के इतना असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, हमारे पुरखों असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। लेकिन आप लोकतंत्र को लोक लज्जा कभी सभी नहीं रख, लोकतंत्र के लोक लज्जा को भी नहीं छोड़ा आपने किस संस्था को छोड़ा? किस संवैधानिक संस्था को छोड़ा? राजनीति में राज करने को अपना राजधर्म समझते हैं आप। 5 पीढ़ियों लोकतंत्र क्या, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा नहीं होगा। ठीक है धनंजय जी, आपका पॉइंट है कि वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, आपसे कुछ बातें समझना चाहेंगे। दरअसल ये बात कही जा रही है कि जब लोकसभा का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, उसमें जिस तरह से जो बढ़त कांग्रेस को मिली, दरअसल ये उसका विश्लेषण हो रहा है कि वो बाढ़ का पानी था जो उतर गया, और जो परिणाम अब आप हरियाणा में देख रहे हैं वो उतरे हुए बाढ़ के पानी के बाद की स्थिति है। और अब कांग्रेस जो लगातार इस बात को कह रही है कि ये दरअसल हमारी जीत हो जाती, लेकिन इसमें ईवीएम में गड़बड़ी हो गई थी, चुनाव आयोग का ये खेल था। दरअसल वो एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बढ़त हासिल थी उसको कहीं ये न लग जाए, जनता के बीच में ये मैसेज न जाए कि हम लूज करने वाले उस स्टेज पर दोबारा आ गए हैं। कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली, उस समय पर यही ईवीएम मशीन थी, कभी सवाल नहीं उठाया गया और लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। मैं ये कहूँगा कि 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुमान और परिणाम, इन दोनों को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। 2023 के विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में हुए, उसमें निखिल जी सारा सिस्टम, सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं करवाया कमलनाथ जी का, भूपेश बघेल जी का, बाकी वो चुनाव जितवा चुके थे कांग्रेस को, सारा सिस्टम। राजस्थान में लग रहा था कि अशोक गहलोत भी आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी आ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत दिलाते हुए शपथ ग्रहण तक पहुंचा दिया गया था कांग्रेस को। और बाद में जो नतीजा आया वो मध्य प्रदेश में 163 सीटों से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। उसी तरह से आपके छत्तीसगढ़ में भी जीत हुई। तो जो अनुमान था और जो परिणाम था, इसी तरह से जो एग्जिट पोल आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, कोई भी एग्जिट पोल 300 से नीचे भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा था, लेकिन जो परिणाम आए वो 240 आए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नैरेटिव नहीं बनाया गया, जो जनादेश मिला उसको स्वीकार किया गया और उसी आधार पर आगे बढ़ा गया। तो हरियाणा में जो जीत हुई है, ये चौथा राज्य है
जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं में विश्वास बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीती। छत्तीसगढ़ में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ भी मैं तो ये कहूँगा कि नौनिहाल मुख्यमंत्री थे नायब सिंह, और इसलिए मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास था। और वही मतदाता जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कम दिया था भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है उसके मन में कहीं कसक रही होगी, इसलिए 2014, 2019 से भी ज़्यादा सीटें विधानसभा। दरअसल मेरा जो दूसरा सवाल था राकेश जी, वो इसी से जुड़ा हुआ था कि जो एक बार बार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव में चला था और एक बाढ़ का पानी था जो उफान लेकर आया था और उसकी वजह से कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ 6 सीटों तक सिमटी है कांग्रेस और हरियाणा में उसको हार का सामना करना पड़ा है, वो बाढ़ का पानी आपको लगता है उतर गया? निखिल जी, आप देखिए कांग्रेस बड़ी चतुराई से हरियाणा के चुनाव में ना तो आरक्षण का मुद्दा उठाया, ना ही दलित का मुद्दा उठाया, और ना ही राहुल गांधी जी जिन 11 विधानसभा सीटों पर प्रचार करने गए वहां वो हाथ में संविधान की पुस्तक लेके गए, बिल्कुल नहीं गए। कारण क्योंकि उस समय पर शैलजा जी की तरफ से साफ तौर पे दावेदारी की जा रही थी कि मैं भी चीफ मिनिस्टर पद की प्रबल दावेदार हूं। तो यदि वो दलित हितैषी बन के जाते तो उनको मतदाताओं के सामने एक जवाब देना पड़ता, फिर शैलजा जी को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। फिर आरक्षण का यदि मुद्दा उठाते तो वहां तो एक बड़ा आंदोलन हो चुका था जाटों के आरक्षण को लेके, उसको फेस करना पड़ता कांग्रेस को। अब संविधान बदल दिया जाएगा, उसका एक बैलून बनाया गया था लोकसभा चुनाव में और उस बैलून से हवा निकल चुकी। इसलिए कांग्रेस पूरी चतुराई के साथ इन तीनों मुद्दों को लेके हरियाणा में नहीं गई। जम्मू कश्मीर की यदि आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी कि वो 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फिर से लागू करने के पक्ष में है या विरोध में है। तो जब तक आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करेंगे, मतदाता आपके साथ जाने से परहेज करेगा। निखिल जैन, तमाम ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक विधानसभा चुनाव तक, लेकिन उन मुद्दों पर क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता की कमी दिखाई दे रही है, जो एक बड़ा कारण दिखाई देता है जनता के न समर्थन करने का कांग्रेस को। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौटते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बंदा जीत रहा है उसके आधे से ज्यादा मत उसे मिल रहे हैं। 30%, 35%, 40%, 45% मत लेके कोई भी व्यक्ति वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतता है। तो कांग्रेस पार्टी शायद ये नहीं समझ पाई कि जब इतना माहौल बना पिछले 2-3 महीने में कि हरियाणा में तो कांग्रेस की ही सरकार आ रही है, भूपिंदर हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, किस तरीके से भाजपा ने उसको धरातल पे उसका प्रचार करा कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, सिर्फ जाटों का दबदबा होगा, जाटों का बोलबाला होगा और जितने भी गैर जाट हैं उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रचार करा जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समुदाय में ये एक भय बनेगा और वो मिलकर जुड़कर एक साथ बनकर वोट करना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से निखिल जी, जो तर्क आप दे रहे हैं उस तर्क में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कहां चूक कांग्रेस से हुई। उस तर्क में आप ये जरूर बता रहे हैं कि आपकी कमी का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है। लेकिन धनंजय जी आपके पास आती हूँ, धनंजय जी आपके पास आती हूँ, उससे पहले राकेश शुक्ला जी से। ठीक है, निखिल जैन जी की बात पूरी कर लेते हैं। कुछ बता रहे कि कुछ और चूक भी जो हुई वो भी बताना चाह रहे हैं। चूक ये है कि कभी भी अगर एक आपके प्रतिद्वंदी जो है वो एक नैरेटिव बना रहा है तो आपके पास उसका काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। अगर भाजपा ने लोगों को यह बताया कि गैर जाट समुदाय को दबाया जाएगा तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी बतौर राजनीतिक दल कि वो जनता को यह विश्वास दिलाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो बाकी नेताओं को भी, जो बाकी समुदाय के नेता हैं, और ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास बाकी समुदाय के नेता नहीं है,
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल आप यही कह रहे हैं कि आप काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके। रितु, आप सवाल पूछिए। राकेश शुक्ला जी, आप क्या कांग्रेस के उन कारणों को देखते हैं, क्योंकि हरियाणा की जमीन किसान, जवान, पहलवान की धरती है और ये तीनों ही मुद्दे कांग्रेस ने इस चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करे और ये कहा कि इसी पर चुनाव के नतीजे आएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया नैरेटिव सेट करेंगे, जो ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब पूरे हो रहे हैं। निखिल जी ने जो कहा मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि हरियाणा नहीं, जिन राज्यों में जब भी कोई प्रभावशाली समाज का व्यक्ति एकजुट होता है और वो आक्रोशित तरीके से सामने आता है, उस राज्य का जो अन्य तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाता है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम समाज जिस तरीके से आक्रोशित तरीके से लामबंद हुए, बहुत सारे बयान अभी भी यूट्यूब में पड़े हुए हैं किस तरीके से हिंदुओं को धमकाया गया। तो तमाम जातियां कहाँ खड़ी हो गई? भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सारा जाट समाज था उसमें, लेकिन जो वोकल थे, जो ये कह रहे थे कि इस बार तो हुड्डा की सरकार बनना तय है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई और कांग्रेस भी नहीं समझ पाई कि जो मौन है वो ज़्यादा संख्या में है। तो जो ज़्यादा संख्या में मौन था उनका वोट पड़ा और जो वोकल थे उनका वोट कांग्रेस के साथ गया और इसलिए सीटों का एक बड़ा अंतर आया। जहाँ तक अभी निखिल जी बात कर रहे थे कि हमें वोट ज़्यादा मिला और सीटें कम मिली, तो 2018 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी 2-3% ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीट कम मिली थी और कांग्रेस को कम वोट मिलने के बाद भी सीटें ज़्यादा मिली थी। तो ये क्या होता है कि मार्जिन बढ़ जाता है। जब वोट ज़्यादा मिलता है तो उससे आपके जीत हार की मार्जिन बढ़ जाती है, लेकिन वो सीटों में परिवर्तित नहीं होता। सीटों में परिवर्तन तब होता है जब आपका पूरा एक चंक जाता है, तो उसमें जीत हार की मार्जिन बहुत कम होती है, 3000, 4000, 5000, लेकिन सीट एक के पास रहती है और हार दूसरा जाता है। तो अभी जो हुड्डा जी भी कह रहे थे कि हम कई सीटों पे बहुत कम मतों से हारे, तो बहुत कम मतों से हारने के पीछे कारण ये था, लेकिन जिन सीटों पे वो बहुत ज़्यादा मतों से जीते तो वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज उनका बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि वो संतुलन दिखता है कि कहीं सीट ज़्यादा बढ़ गई और कहीं सीट कम हो जाती। राकेश जी, कांग्रेस को पहलवानों के मुद्दों पर भी क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता ने एक तरह से दो रूप कांग्रेस के देखे इस पूरे दौरान, आंदोलन से लेकर चुनाव तक? देखिए, जब पहलवानों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ हरियाणा नहीं, देश की सभी जनता की निगाह उन पर गई और ये लगा कि हाँ, वास्तव में इनके साथ अत्याचार हो रहा है। वो आंदोलन आगे बढ़ा। बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक, ये तीनों लोग संयुक्त तौर पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाए और एक सिंपैथी गेन हुई। लेकिन जैसे ही विनेश फोगट कांग्रेस ज्वाइन करती है और उन्हें टिकट दिया जाता है, उसी हरियाणा की जनता को, मुझे लगता है, उसको लगा कि ये एक प्लांटेड आंदोलन था जिसके पीछे कांग्रेस थी। और ये भी जो पहलवान, किसान और नौजवान, ये जो तीनों चीज़ों का एक नैरेटिव बनाया गया आपके हरियाणा में, वो नैरेटिव कांग्रेस का नहीं चल पाया। ठीक बात है। तो ये पहलवान, किसान और नौजवान का जो नैरेटिव है वो किस तरह से चला, या बीजेपी ने किस तरह से उसको हथियाया, दरअसल उसको कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक बड़ा नैरेटिव के लिए उसको एक जिसको कहते हैं कि उसके हाथ में ये एक बड़ा मुद्दा साथ में लग गया। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की। हरियाणा में भाजपा को बहुमत मिला है और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है और इस तरह से जो 46 का मैजिक फिगर है वो पार करता हुआ नजर आया है ये गठबंधन और 48 सीटें इस गठबंधन को मिली है, जबकि भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में भाजपा मत प्रतिशत में सबसे बड़ा दल बना है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि भाजपा को भले ही 29 सीटों से संतोष करना पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा दल बना है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी का समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभार। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया था। जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की सराहना की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सराहनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद अगली खबर पर ऋतु आप जाएंगी कि ये लोकतंत्र में बड़ा एक जिसको कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बधाई दी है। हार स्वीकार करना और जो दूसरा पक्ष है उसको बधाई देना, ये लोकतंत्र में एक जिसको कहते हैं चलन रहा है। ये भूलते जा रहे हैं हमारे पास। कई बार ये लगता है कि जब हारने के बाद ठीकरा दूसरे फोड़ के निकल जाओ। जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी भाजपा की जीत को शानदार बताते हुए कहा है कि जनता ने 370 अनुच्छेद 370 के हटने और 35A के खत्म होने का एक तरह से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का जो परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत को हम देख रहे हैं जम्मू में, उस पर आप क्या कहें? निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 29 सीटों पर हम बढ़त लिए हुए हैं और शायद हमारी टैली और भी बढ़ जाएगी। और ये अनुमोदन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ विकास कार्य भी किए, क्षेत्रीय भेदभाव से हट करके जो यहाँ पर लोकहित की योजनाएं लागू की गई, जात मजहब और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों ने उसको मान्यता दी है। जम्मू संभाग में भी, कश्मीर संभाग में भी। मैं दूसरी बात ये भी जोड़ दूं कि जहां हरियाणा में कांग्रेस मुक्त हुई है, हरियाणा कांग्रेस मुक्त हुआ है, वही दृश्य आप जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। कांग्रेस को मुझे लगता है कुल मिलाकर के 90 में से 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, 3 उनमें से कश्मीर घाटी में, 2 जम्मू में। तो जो देशव्यापी ट्रेंड है वंशवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, उसका अनुमोदन आज जम्मू कश्मीर ने भी किया है। सर, एक सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है एनसीपी और कांग्रेस, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर कोई एंटाइटलमेंट नहीं रहता। जो वंशवाद पर आधारित पार्टी हैं उनके कुछ भी लोग नेता कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर होता है। जब हमारे सारे विधायक चुन करके पहुंच जाएंगे, फिर उनकी बैठक होगी, फिर शीर्ष नेतृत्व का भी इनपुट हमें प्राप्त होगा, फिर जो लोकहित में, जनहित में, समाज हित में, प्रदेश हित में निर्णय होगा उसका पालन किया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, ये जो जनादेश है ये जनता का जनादेश है। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज, जम्मू। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा कथित रूप से मतगणना की गिनती के रुझान में धीमे बताए जाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि पूर्व में भी इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, जबकि उस समय भी आयोग ने स्पष्ट किया था कि निर्वाचन संचालन नियमों के नियम 60 के तहत मतगणना केंद्र पर मतगणना कराई जाती है। तो फिलहाल कांग्रेस के इन सारे आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताया है, दुर्भावनापूर्ण बताया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।
सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश की बात कर रहे हैं। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी बीजेपी से और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, ये जो किसान नौजवान पहलवान का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, आपको लगता है कि ये दांव उलट हो गया और आपके फेवर में आ गया चुनावों के दौरान? निखिल जी, देखिए, जो फर्जी नैरेटिव कांग्रेस ने गढ़ने का प्रयास किया, चाहे किसान के नाम पर, जाट के नाम पर, पहलवान के नाम पर, आप महिला और दलितों का भी बात करें तो उसमें भी उनको, वहां भी कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस लगातार जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करती रही, उसी में फेल हुई है। और कांग्रेस में आप जैसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, या भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, चाहे ज्योतिबा फूले हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, सबने जो बातें कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका सार तत्व दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और कांग्रेस में दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तुष्टीकरण की राजनीति की शुरू से परंपरा रही है। उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ सपोर्टर कह रहे थे कि एक जाति विशेष की जिसकी संख्या ज्यादा है, उस जाति विशेष से भी एक परिवार तक पार्टी को ले आना, ये कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। क्योंकि अब लोग इस देश में परिवारवादी राजनीति के अंतिम पायदान पर है और अंतिम सांसें गिन रहा है। आप जहां भी देखें, जो भी पारिवारिक दल है, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी परिवार की पांवपोछ बनी हुई है, ये लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो जिन जिन प्रदेशों में एक परिवार तक सारा राजनीति की सारी सीमाएं आकर के खत्म हो जाती है, जनता उसको नकार रही है और सिरे से खारिज कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी राजनीति में एक नई चीज, ट्रेंड की शुरुआत हुई है, प्रो इनकम्बेंसी। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जानते हैं और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाते हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ सरकार बनाने के लिए बेकरार है, हम हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रेंड, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत बधाई दी, भाई लोकतंत्र जमहूरियत में हम सबकी जज्बात की कदर करते हैं, जनता ने जिसको जिताया हम उसका सम्मान किए। लेकिन दूसरी तरफ आप जब भी देखें कांग्रेस पर, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जैसे कांग्रेस जीती कर्नाटक में, कांग्रेस जीती हिमाचल में, तो वहां ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र ठीक है, जमहूरियत ठीक है, तेलंगाना जीते हैं, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चुनाव हारते हैं, यानी कि हार स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, आप लोकतंत्र को, अपनी जमहूरियत को अपनी जागीर समझ बैठे। तो ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क इस देश के एक आवाम का है और आवाम के वोट से जो जन सरोकार रखेगा, जनता उसकी सरकार बनाएगी। हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। चाहे वो हम अब कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में हमारा वोटिंग परसेंटेज सबसे हाई है, हमारी सीटें ऑल टाइम हाई है, और कांग्रेस पार्टी की वहां सीटें जो है वो निर्दलियों से भी कम है, अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो। इसी तरह से आप देखेंगे कि जहां जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चूंकि हम अहरनी सेवा में है, 24 घंटा 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पल पल चिड़ हर समय। और भारतीय जनता पार्टी में कोई पद का महत्व नहीं, जैसे वहां लड़ाई चल रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मुझे भी अभिलाषा है।
भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ता बोध से बंधे होते हैं और अपनी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, दायित्व के निर्वहन करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। यही कारण है कि जनता में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, जन स्वीकार्यता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और जन स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, जैसे कि कह रहे थे कि हमने अनुमान था, सारे ट्रेंड में था कि हम 300 से ऊपर सीटें लाएंगे, लेकिन हमने 240 आए, उसको भी हमने हंस के स्वीकार किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं, भयभीत में किंचित, कर्तव्य पथ पर वो विलास, वो भी सही, ये भी सही। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा है कि काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। कांग्रेस की हालत वही है जो 5 मिनट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारी उम्र गाली भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर उनके कामों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को विश्वास होता है, तनिक भी भरोसा होता है कि वो जीत रहे, तो आज विदेश की यात्रा चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे दर्शकों भाजपा मुख्यालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बहुत वक्त से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से जीत हरियाणा में मिली है, हैट्रिक हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से नई दिल्ली से, किस तरह से फूलों के साथ में, और ये जो स्वागत किया है अभूतपूर्व प्रधानमंत्री का, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सामने आए। और ये देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां जुटे हुए हैं, भाजपा का झंडा हाथ में लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स हाथ में लेकर के।